सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। मैंने आपको बताया था कि यहां से कहीं ना कहीं क्या करती है, उस मुद्दे को इससे इंटरप्रिटेशन करती है, उसका विश्लेषण करती है और देखती है कि क्या वह प्रस्तावना से तर्कसंगत रखता है, क्या वह प्रस्तावना से समानता रखता है, क्या वह प्रस्तावना से आत्मसात रखता है। तो यदि विश्लेषण इसके साथ निकलता है, क्योंकि जब हमारे संविधान सभा के हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कहा कि हम जो चीज बनाने जा रहे हैं उसका कुछ उद्देश्य है और उन उद्देश्यों को हमने शुरू में ही एड्रेस किया, यानी उद्देश्य का प्रस्ताव पास करके पारित किया, तो हम क्यों ना, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं किसी मुद्दे पर फंसता है तो फिर वो क्या कर सकता है कि वो जाके कहां पर देखे, प्रस्तावना को देखे। और प्रस्तावना अगर ये कहती है कि ये चीज कहीं ना कहीं लोगों के अनुरूप है, कहीं ना कहीं लोगों के समान रूप, लोगों के जो जीवन के साथ आत्मसात रखती है, लोगों के आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान करती है, तो उसे क्या करेंगे हम, इसलिए प्रस्तावना को कहीं ना कहीं हम संविधान का अंग मानेंगे। यह बात निकलकर सामने आई। दूसरी बात, वैसे रफ करता हूं, दूसरी बात हमारे प्रस्तावना ये भी कहती है कि मैंने आपको बताया संविधान का रक्षक कौन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कहते हैं। आप ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय दोनों के लिए यूज होता है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि हमारे यहां एकल समेकित न्यायपालिका है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और मैंने बताया कि अगर कोई सपोज दैट एक्स मुद्दा है और उस पर कोई बात फंसती है और उसके दो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, एक इंटरप्रिटेशन, यानी इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या, और एक इंटरप्रिटेशन प्रस्तावना से तर्कसंगत रखती है, दूसरा इंटरप्रिटेशन प्रस्तावना से तर्कसंगत नहीं रखता, यानी आत्मसात नहीं रखता, तो क्या करेंगे हम, प्रस्तावना की ओर देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा विश्लेषण प्रस्तावना से संबंध रखता है, और उसके आधार पर हम कह देते हैं कि ये कानून, ये मुद्दा या फिर इसका ये निष्कर्ष निकलता है, चूंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारी प्रस्तावना, हमारी प्रीएम्बल में जो बातें कही गई हैं, ये विश्लेषण उससे आत्मसात रखते हैं, उससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें समावेश कर लेते हैं। इसीलिए ये बात जोर पकड़ने लगी कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ये देखते हैं किसी मुद्दे पर, जब वो फंसते हैं कि हमारी प्रस्तावना इस पर क्या कहती है, यानी संविधान जब मौन रहता है, दो चीजें पढ़ना दोस्तों, संविधान जब मौन रहता है, एक वेस्ट मिनिस्ट्री थ्योरी निकलकर सामने आता है, हम पूर्व की ओर देखते हैं, और दूसरा ये भी पढ़ना कि हमारा जब सर्वोच्च न्यायालय किसी मुद्दे पर फंसता है तो वो कहीं ना कहीं उद्देशिका को भी ऑब्जर्व करता है, उसका भी पूर्वावलोकन एक बार करता है और फिर देखता है कि कौन सा विश्लेषण प्रस्तावना से समानता रखता है, और उसके आधार पर फिर वो अपना निर्णय देता है। इसी को लेकर दोस्तों मैं आपको बताऊं, 24 अप्रैल इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक आज तक का सबसे बड़ा फेमस केस है, अभी उसकी एनिवर्सरी भी थी, 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज्य। ये वो केस था दोस्तों जिसने कई सारे लैंडमार्क स्थापित किए हमारे संविधान में। यहीं से संविधान का मूल ढांचा, भी इसी केस के हवाले से तय हुआ, और इस केस का जिक्र लगभग मैं पूरा संविधान आपको गाइड करते समय, आपको पढ़ाते समय लगभग कम से कम 100 से 150 बार यूज करने वाला हूं केशवानंद भारती केस का, इसलिए आप इस केस को याद रखेंगे और इससे सवाल भी कई सारे बनते हैं। सबसे बड़ी पीठ बैठी थी इसमें, 13 जजों की पीठ बैठी थी।
आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी अगर पीठ बैठी है दोस्तों, पीठ कहते हैं, जो नए बच्चे होंगे समझ लेना, पीठ कहते हैं यानी उस मुद्दे का विश्लेषण करने के लिए, उस मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए हमारे यहां क्या बैठे थे, 13 जज एक साथ बैठे थे, इसे ही कहते हैं संवैधानिक पीठ। हालांकि विस्तृत चर्चा पीठ की न्यूनतम पीठ में कितने सदस्य होने चाहिए, मैं आर्टिकल 1 to 4 आपको सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करूंगा, वहां पर मैं आपको इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। लेकिन ये दो मूल बातें आप याद रखना, संविधान का मूल ढांचा किसके हिसाब से तय हुआ, केशवानंद भारती, और दूसरा क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, संविधान का हिस्सा। ये बात भी यहां पर डिक्लेयर कर दी गई, ये बात भी यहां पर कह दी गई। और दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि यदि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। इससे पहले आप देखते हैं जब प्रस्तावना इसका हिस्सा, संविधान का हिस्सा थी ही नहीं, तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता था। जब केशवानंद भारती केस आया और यह कहा गया कि वो क्या है, प्रस्तावना का हिस्सा है, तो उसे क्या कहा गया कि संविधान में जैसे संशोधन हो सकता है, इसी तरह संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधित हो सकता है। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया और हमारे संविधान में 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़े गए 1976 में। अब आप पढ़ते होंगे कि यहीं पर क्यों संविधान क्यों प्रस्तावना में यहीं पर आकर संशोधन हुआ, तो आप देख सकते हैं उसके पीछे ये सारे रीजन रहे। क्योंकि 1951 से 1980 तक का वो दौर था जब सुप्रीम कोर्ट और माननीय हमारी जो सरकारें थी उनके बीच एक वर्चस्व का दौर रहा। दोनों के बीच कहीं ना कहीं ठनी रही। कभी इंदिरा जी कोई काम कर देती थी तो कहीं पर सुप्रीम कोर्ट विधायिका के फैसलों को निरस्त कर दिया करते थे, और यहां पर आके उसमें ब्रेक लगा जब मूल संविधान, जब संवैधानिक ढांचा तय कर दिया गया और सरकार को बता दिया गया कि यदि संविधान के मूल ढांचे से आप उसे इनकोच करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो क्या कर दिया जाएगा, कानून को निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि यही मूल ढांचा, इसकी मैं समय समय पर चर्चा आपके सामने करता रहूंगा कि मूल ढांचे के वास्तव में इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उसके हिस्से क्या होते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है, उसके अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं। तो इसलिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। एक केस और याद रखना दोस्तों, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। नाइनटीन 1994 का एक केस है, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। इसके हवाले से कहा गया कि प्रस्तावना में तमाम ऐसे तत्व मौजूद हैं जो संविधान के मूल ढांचे से संबंध रखते हैं। इसलिए प्रस्तावना को संशोधित करते समय आप इन तत्वों का ख्याल रखें। ये बात लिखी गई। और दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जब मैं आपको आइडियल्स पढ़ाऊंगा तो ये हमारे आइडियल्स हैं, ये हमारे संविधान में आदर्श हैं। मैं इनकी चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों ये आदर्श है और क्यों इन्होंने हमारे संविधान के मूल ढांचा, हमारे संविधान के मौलिक ढांचे को कहीं ना कहीं
पुख्ता मजबूती प्रदान की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, इन्हें अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि आप भविष्य में प्रस्तावना में संशोधन करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि प्रस्तावना में वो सारे तत्व मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं संविधान के मूल ढांचे से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। इसलिए आपको यदि कोई चीज घटानी है, कोई चीज बढ़ानी है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि उससे मौलिक ढांचे यानी संविधान की प्रकृति पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही। यहां तक की बात क्लियर है। और अगर कभी सवाल आ जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, संविधान प्रस्तावना में मात्र अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, ये बात भी आपको अच्छे से जान लेनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। देखो, तीसरा फेसेट हमने पढ़ा था प्रस्तावना हमें क्या बतलाती है, ये बात भी हमने जानी थी। और इसमें भी आपको 3 चीज याद रखती हैं। हाँ, भारत में सत्ता किसके पास है, दूसरा संविधान कब अपनाया, और तीसरा संविधान का दर्शन। ये बात इसमें कहीं ना कहीं संदर्भित होती है, प्रकाशित होती है कि उद्देशिका में ये बात भी बतलाती है कि भारत में सत्ता किसके पास है, संविधान कब अपनाया और संविधान का दर्शन क्या है। इस बात को भी हम एड्रेस करेंगे। देखो, भारत में सत्ता किसके पास है, इसकी बात है। इसे आप अच्छे से लगा सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना मैंने कहां से स्टार्ट की थी और कहां से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग, तो आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च सत्ता किसके पास है भारत में, जनता के पास है। इसलिए आप देखते होंगे कि जनता कहती है कि अगली बार चुनाव में देखेंगे, अभी कुछ नहीं कहते, और 5 साल में चुनाव आते हैं और जो नेतागण होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, जनता के द्वार आते हैं और कहते हैं, लोग लुभावन सपने भी दिखाते हैं, अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र भी सामने रखते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो सत्ता की चाबी है वास्तव में वो जनता के पास है। और हमारी प्रस्तावना ही कहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग से। ये बात आपको याद रखनी है कि हम भारत के लोग। हालांकि अगर मैं इसकी नॉर्मल बताऊं तो हमारी प्रस्तावना एक वैधानिक ड्रामा है जो लोगों के अंदर से निकला है और जिसे हम किसी भी कोर्ट में लागू नहीं करा सकते। वही पिछली बातें हैं, इसलिए मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। तो आप बस इतना रखिए कि भारत में सत्ता किसके पास है, हम भारत के लोग यानी जनता के पास, जनता के पास सत्ता की चाबी यहां पर है। संविधान कब अपनाया, संविधान कब अपनाया गया, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब लिखा था कि 26 नवंबर आज अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एक तत्व द्वारा क्या करते हैं, आत्मप्रीत अधिनियमित और अंगीकृत आत्मप्रीत और अधिनियमित करते हैं। ये बात वहां कर निकल कर सामने आई थी। तो कहां पर,
निकलकर सामने आई थी, यहां पर निकलकर सामने आई थी 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखना दोस्तों, 26 नवंबर को इसलिए क्या मनाया जाता है, विधि दिवस भी मनाया जाता है, विधि दिवस, क्योंकि देश का सर्वोच्च कानून इस दिन अपनाया गया था। मैंने शब्दों पे ध्यान देना, यहां से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। मैं संविधान अपनाने की बात कर रहा हूं, संविधान लागू होने की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ये बात आप ध्यान रखना, इस दिन हुआ था। संविधान का दर्शन क्या है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं कि संविधान का दर्शन क्या है। वास्तव में दोस्तों हम इसे दो पैरामीटर में पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे हम आदर्श, और दूसरा पढ़ेंगे हम दर्शन। आदर्श और दर्शन। सबसे पहले हम उन आदर्शों को जानेंगे कि कौन से आदर्श हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाहित हैं, और उन आदर्श के रास्ते पर हम चलकर कैसे इन आदर्श नहीं, आदर्श और आकांक्षा, आदर्श और, ये भी मिस्टेक से सही कर लेना, आदर्श और आकांक्षा। यानी हम ये देखेंगे कि किन आदर्शों पर चलकर हम उन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं जिन आकांक्षाओं की हमारे संविधान में अंदर भी चर्चा की गई है, और उसकी अगर एक लेवल टर्म में देखें, उसे एक छोटे विस्तृत रूप में देखें, तो कहीं ना कहीं वो आकांक्षा, जिन आकांक्षाओं को लेकर सरकारें काम करती हैं, जिन आदर्शों के रूप सरकारें काम करती हैं, वो कहां पर है, वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की उद्देशिका में, संविधान की प्रियम्बल में पहले से ही समाहित है। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन चूंकि क्लास काफी लंबी हो रही है, कल हम इसकी चर्चा करेंगे, कल की क्लास में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर।